हेलो। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? समुदाय पढ़ने वाले हैं, ठीक है। समुदाय को हमने कल छोड़ा हुआ था और आज से रिकॉर्डेड रहेगी क्लास। लाइव मैं नहीं रख पा रही हूँ, इवनिंग टाइम थोड़ा सा बिजी शेड्यूल रहता है, घर आते हैं तो ना थोड़ा सा बच्चों को भी देखना, इनके एग्जाम वगैरह आ रहे हैं, है ना। तो अपन रिकॉर्डेड रखेंगे आज से, मतलब इवनिंग वाली, नाइट की तो लाइव ही रहेगी। तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखो समुदाय क्या है? यह एक क्षेत्रीय अवधारणा है जिसमें रहकर किसी समूह के सदस्य निस्वार्थ भाव से सामान्य जीवन व्यतीत करते हैं। अतः इस प्रकार के बड़े या छोटे समूह को समुदाय कहा जाता है, ठीक है। क्या बोलते हैं? एक क्षेत्रीय अवधारणा है, ठीक है, एक क्षेत्र में अवधारणा है जिसमें रहकर किसी समूह के सदस्य, किसी भी समूह के सदस्य निस्वार्थ भाव से, बिना किसी स्वार्थ के जीवन व्यतीत करते हैं। अतः इस प्रकार के बड़े या छोटे समूह को समुदाय कहा जाता है, ठीक है। यह समाजशास्त्र की प्रारंभिक एवं महत्वपूर्ण अवधारणाओं में से एक है। समाजशास्त्र की प्रमुख प्रारंभिक या महत्वपूर्ण अवधारणाओं में से ये एक है। ये विशेषतः आत्मनिर्भर होते हैं। कैसे होते हैं? आत्मनिर्भर होते हैं एवं अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति प्रायः स्थानीय स्तर पर ही कर लेते हैं। स्थानीय स्तर पर ही अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेते हैं। इस संदर्भ में गांव, जनजाति समूह, कस्बा, महानगर एवं देश आदि के को भी समुदाय माना जाता है। किस किसको माना जाता है? जनजाति समूह को। पहली बात तो गांव को, जनजाति समूह, कस्बा, महानगर एवं देश आदि को भी समुदाय मान लिया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ परिभाषाएं दी हुई हैं, वो देख लेते हैं। मैकाइवर एवं पेज के मतानुसार, किसके अनुसार? मैकाइवर एवं पेज के अनुसार, जहाँ कहीं भी छोटे या बड़े समूह के सदस्य एक साथ रहते हुए किसी विशेष उद्देश्य में भाग न लेकर सामान्य जीवन की मौलिक दशाओं में भाग लेते हैं, तो इस समूह को समुदाय कहते हैं, ठीक है। क्या है? जहाँ कहीं भी एक छोटे या बड़े समूह के सदस्य एक साथ रहते हुए किसी विशेष उद्देश्य में भाग न लेकर सामान्य जीवन की मौलिक दशाओं में भाग लेते हैं, तो इसे समुदाय कहते हैं। किसने बोला है? कि मैकाइवर और पेज ने बोला है। देखो इसकी मैं ट्रिक देख रही हूँ, ट्रिक क्या बन सकती है? मैकाइवर एवं पेज के अनुसार किसी विशेष उद्देश्य में भाग न लेकर सामान्य जीवन की मौलिक दशाओं में भाग लेते हैं, सामान्य जीवन की, ठीक है। देखो देखो मैकाइवर यहाँ पे दिया हुआ है, मैका मैका है ना, मैकाइवर मैकाइवर। अच्छा, मैका मैका जैसा नहीं लग रहा आपका? मायका जैसा, जैसा मायका होता है, और वर क्या होता है? आपके हस्बैंड होते हैं। तो जब मायके में वर आते हैं तो फिर ये क्या करते हैं? विशेष उद्देश्य में भाग न लेकर सामान्य जीवन की मौलिक दशाओं में भाग लेते हैं, है ना। जितना थोड़ा सा जो फरमाइश है उनकी होती है ना वहाँ पे अपने घर पे, तो यहाँ थोड़ी सी इनकी कम हो जाती है ना, थोड़ी सी कम फिर डिमांड्स होती हैं थोड़े से अच्छे बनने की। उनको थोड़ा सा करना पड़ता है ना कि हाँ देखो मायके में आए हुए हैं, अपने वाइफ के मायके में आए हैं, तो थोड़ा सा डिसेंट अपन को रहना पड़ेगा, ज़्यादा नखरे नहीं दिखाने हैं। तो फिर ये क्या करते हैं? विशेष उद्देश्य में भाग न लेकर, विशेष फरमाइशें ना करके सामान्य जीवन की मौलिक दशाओं में भाग लेते हैं ना। सामान्य जो परिस्थिति है, ठीक है मम्मी जी, ओके चल जाएगा, कुछ भी बना लीजिए, ऐसा वैसा ना। घर पे क्या बोलते हैं? ये चाहिए वो चाहिए, है ना। तो ये चीज़ें तो क्या होती हैं? विशेष ना करके विशेष उद्देश्य में भाग न लेकर सामान्य जीवन की मौलिक दशाओं में भाग लेते हैं। कौन बोल रहा है? ये मैकाइवर। आपके मायके में वर बोल रहा है ना, मैकाइवर एवं पेज के अनुसार, ठीक है। तो ये परिभाषा याद हो गई। अब अपन देखते हैं बोगार्ड्स के कथनानुसार। बोगार्ड्स के कथनानुसार एक निश्चित क्षेत्र में हम की भावना के साथ निवास करने वाले सामाजिक समूह ही समुदाय कहलाता है, ठीक है। कौन बोल रहा है? ये बोगार्ड्स बोल रहा है। बोगार्ड्स क्या बोल रहा है? एक निश्चित क्षेत्र में हम की भावना के साथ निवास करने वाला सामाजिक समूह ही कौन बोल रहा है? समुदाय कहलाता है। ये कौन बोल रहा है? बोगार्ड्स बोल रहा है। अच्छा, वो गार्ड्स से पता चल रहा है गार्ड्स होते हैं। गार्ड्स जो होते हैं बिल्डिंग के बाहर होते हैं, बिल्डिंग के जो बाहर सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं। वो क्या बोलता है? किसी निश्चित क्षेत्र में, एक निश्चित क्षेत्र में उसको खड़ा किया जाता है हम की भावना के साथ। हम की भावना मतलब वो अपनी अकेली सिक्योरिटी नहीं कर रहा होता है, वो पूरे मतलब जितने भी इस बिल्डिंग में लोग हैं
उन सबको अपना परिवार मानते हुए हम की भावना के साथ वो वहाँ पे खड़ा रहता है, रात भर जागता है और जो है सिक्योरिटी वहाँ पे देखता है ना, क्योंकि उसके अंदर कैसी भावना होती है, हम की भावना होती है कि नहीं यार किसी के घर में चोरी नहीं होनी चाहिए, मेरी ड्यूटी है, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं सब कुछ ठीक ठाक देखूं, ठीक है। तो हम की भावना के साथ वो वहाँ पे काम कर रहा होता है। तो कौन करता है, वो गार्ड्स है, वो गार्ड, ठीक है। तो ऐसे याद करेंगे अपन। अब देखते हैं अपन अर्थ एवं परिभाषा देखते हैं। यह दरअसल अंग्रेजी के कम्युनिटी शब्द से बना है। कैसा है, यह दरअसल अंग्रेजी के कम्युनिटी शब्द से बना है। कम्युनिटी में क्या क्या होता है, कम्युनिटी इज इक्वल टू क्या होता है, कम प्लस म्यूनिस, क्या होता है, कम प्लस म्यूनिस, ठीक है। जिसमें कम का अर्थ एक साथ होता है और म्यूनिस का अर्थ सेवा करना होता है ना, मतलब एक साथ सेवा करना, ठीक है। तो समुदाय का अर्थ क्या हो गया, एक साथ मिलकर सेवा करना, ओके। अब देखेंगे समूह के आधार और तत्व क्या है। समूह के आधार और तत्व क्या है, देखो समुदाय का आधार किन किन चीजों से है। पहला है व्यक्तियों का समूह, उसको व्यक्तियों का समूह चाहिए, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र चाहिए और सामुदायिक भावना चाहिए, ठीक है। अगर व्यक्तियों का समूह नहीं होगा तो भी आपका समुदाय नहीं बन सकता, अगर एक निश्चित क्षेत्र नहीं होगा तो भी नहीं बन पाएगा, प्लस उनमें समुदाय की भावना यानी एक दूसरे के में सहयोग की भावना अगर नहीं होगी तो भी आपका समुदाय जो है वो नहीं बन पाएगा। तो 3 तत्व हैं इसके, कौन कौन से, व्यक्तियों का समूह, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र और समुदाय की भावना, ठीक है। अब देखेंगे सामुदायिक भावना में क्या क्या आती है। एक आती है हम की भावना, है ना, मैं ना होकर हम, है ना, वो अकेला मैं ना करे कि मेरा ऐसा मेरा वैसा, वो कहेंगे हमारा ऐसा हमारा ऐसा, है ना, हम की भावना। इसके बाद योगदान या दायित्व निर्वाह की भावना, उनमें योगदान और दायित्व निर्वाह की भावना होनी चाहिए। और थर्ड आती निर्भरता की भावना, है ना, निर्भरता, एक दूसरे पर निर्भर रहें तो वो क्या होगा, आपकी निर्भरता की भावना। अकेले सारे सेल्फ डिपेंड बनेंगे, अलग अलग भागेंगे तो नहीं होगा, एक दूसरे पर निर्भर रहेंगे तो थोड़ा सा ये भावनाएं विकसित होती हैं उनकी, ठीक है। अब देखेंगे व्यक्तियों का समूह क्या होता है। वैसे तो मैंने समझा दिया है लेकिन फिर भी देख लो छोटा छोटा कि, है ना, इस व्यक्तियों का समूह कैसा है, दो या दो से अधिक व्यक्ति जब इकट्ठे होते हैं जिनका लक्ष्य लगभग एक जैसा होता है ना, तो ये लोग क्या होते हैं। अतः बिना व्यक्तियों के समूह का समुदाय अकल्पनीय हो जाता है, ये मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में क्या हो जाएगा, व्यक्तियों के निवास हेतु किसी निश्चित क्षेत्र का होना आवश्यक है। निश्चित क्षेत्र में परस्पर होने वाली अंतःक्रिया से ही व्यक्तियों के मध्य आत्मीयता बढ़ती है व हम की भावना विकसित होती है। मैकाइवर और पेज, मोन्जर, बोगार्ड्स और निमाफ आदि ने इस तथ्य को स्वीकारा है, ठीक है। अब देखेंगे सामुदायिक भावना। व्यक्तियों के समूह में सकारात्मक निर्भरता हेतु हम की भावना का विकास होना आवश्यक होता है, जिससे सामाजिक अंतःक्रिया में वृद्धि होती है। जिसमें 3 निम्न भावनाओं को सम्मिलित किया जाता है। हम की भावना मीन्स, हम की भावना समुदाय में अपनत्व की को बढ़ाकर आपसी मेलजोल का विकास करती है, ठीक है। इसके बाद है योगदान या दायित्व निर्वाह की भावना। व्यक्ति अपनी क्षमताओं के अनुरूप समाज में योगदान करता है, जिससे यह भावना सामुदायिकता के एक अंग के रूप में सामने आती है, ठीक है। फिर है आप में निर्भरता की भावना, ये भी मैंने समझा दिया है, फिर भी देख लो। सामुदायिक विकास में यह भावना महत्वपूर्ण होती है क्योंकि समुदाय का प्रत्येक सदस्य अन्योनाश्रित होता है, जिससे उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहती है, ठीक है, एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। अब देखेंगे समुदाय की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। देखो निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है, हम की भावना होती है, ऐतिहासिक विरासत होती है, सामान्य संस्कृति, एक जैसी संस्कृति मतलब, और स्वतः उत्पन्न, अपने आप उत्पन्न होती है सामुदायिक भावना। मर्तता, अनिवार्य सदस्यता, आत्मनिर्भरता की भावना, सामान्य जीवन, साझा मूल्य, व्यक्तियों का समूह, निश्चित नाम, है ना, ये चीजें इसकी विशेषताएं होती हैं। अब समुदाय के प्रकार कौन कौन से होते हैं, एक होता है ग्रामीण, एक होता है नगरीय और एक होता है क्षेत्रीय। ये क्वेश्चन में कई बार आते हैं, इनको तो अपन ध्यान से देखेंगे, ठीक है, कौन सा क्षेत्रीय है, कौन सा नगरीय है और कौन सा ग्रामीण है। मैं एक मिनट आई, मैंने आज चश्मा नहीं लगाया तो मुझे दिक्कत हो रही है, एक सेकंड रुकना। हाँ, तो अपन ने, ठीक है, कौन कौन से प्रकार हैं, ग्रामीण, नगरीय और क्षेत्रीय, ठीक है। अब देखते हैं रेडफील्ड द्वारा, रेडफील्ड क्या बोलते हैं, लघु एवं बृहद समुदाय, ठीक है। रेडफील्ड क्या बोल रहे हैं, लघु एवं बृहद समुदाय, ठीक है। रुको जरा, हाँ,
रेडफील्ड ने लघु और बृहद समुदाय दिए हैं। इसके बाद डेविस द्वारा आदिम, नगरीय, सभ्य और ग्रामीण इन्होंने दिए हुए हैं। ठीक है, नगरीय कैसी, आदिम और ग्रामीण सभ्य। और बोगार्ट्स द्वारा ग्रामीण, प्रादेशिक और नगरीय, राष्ट्रीय, ये चीजें इन्होंने दी हुई हैं। इसके बाद सीमावर्ती समुदाय, इनमें समुदाय की आंशिक विशेषता पाई जाती है। इनमें समुदाय की आंशिक विशेषता पाई जाती है। उदाहरणार्थ जाति, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र नहीं। नोट, MC दुबे एवं MN श्रीनिवास ने जाति को समुदाय माना है। किसने माना है? MC दुबे एवं MN श्रीनिवास ने जाति को समुदाय माना है। श्रीनिवास ने क्या माना है? दुबे और श्रीनिवास ने, सिर्फ दुबे और श्रीनिवास याद रखो, ने जाति को समुदाय माना है। ठीक है, एक मिनट में बता रही हूँ आपको। दुबे ने श्रीनिवास, दुबे देखो दुबे क्या होती है? जाति होती है ना। दुबे क्या है? जाति है, जात होती है दुबे लोग, है ना। और श्रीनिवास के आगे निवास लिखा हुआ है, और निवास क्या होता है? निवास स्थान, किसी स्थान से संबंधित है, यानी समुदाय से संबंधित है। तो ऐसे याद रख लेना कि दुबे एवं श्रीनिवास ने जाति को समुदाय माना है। यानी दुबे का मान लो जाति, दुबे ने जाति माना है और श्रीनिवास ने समुदाय माना है। तो दुबे और श्रीनिवास ने जाति को समुदाय माना है, ऐसा आप याद कर लेना। ठीक है। और बंदी गृह में निश्चित सदस्यता नहीं है। नोट, मैकाइवर एवं पेज ने इसे समुदाय माना है। बंदी गृह को मैकाइवर और पेज ने इसे समुदाय माना है। ठीक है, ओके। किसने? मैकाइवर एवं पेज ने इसे समुदाय माना है। अभी अपन ने वो पढ़ा हुआ था, मैकाइवर अभी पढ़ा था ना, मैकाइवर में उसमें क्या बोलता है? वो विशेष नहीं मान के जो है सादा मानते हैं ना, जो यहाँ पे पढ़ा हुआ था ना पीछे अपन, एक सेकेंड। विशिष्ट उद्देश्य विभाग ने लेकर सामान्य जीवन की मौलिक दशाओं, ये पढ़ा हुआ था अपन ने। तो यहाँ पे बंदी गृह भी बोला है, तो मैकाइवर, फिर वही ट्रिक बना लूँ कि मायके में जो वर है बंदी गृह जैसे रहते हैं, बंदे से रहते हैं ना, अपनी थोड़ी सी जो एटीट्यूड है वो थोड़ा सा कम दिखाते हैं ना बंदी गृह में। जैसे बंदी गृह में रहते हैं ना बंदी लोग, वैसे बड़े बंदे से रहते हैं मायके, है ना, मायके में आपके वर। ठीक है, अब देखेंगे अपन शुद्ध समुदाय। शुद्ध समूह क्या होता है? जनजाति, जत्था एवं आदिम गांव में शुद्ध समुदाय पाए जाते हैं। कैसे? जनजाति, जत्था और आदिम गांव में शुद्ध समुदाय पाए जाते हैं। नोट, स्मरण रहे कि अरस्तु ने सर्वप्रथम समुदाय शब्द को साझा मूल्यों तथा स्थापित एक समूह के रूप में परिभाषित किया था। ठीक है, अरस्तु ने सर्वप्रथम समुदाय शब्द को साझा मूल्यों द्वारा स्थापित एक समूह के रूप में परिभाषित किया था। स्टार्टिंग में तो मुझे नींद आती है जब मैं बोलती हूँ कंटिन्यूअस, फिर अभी चली जाएगी। चलो अब देखेंगे सामुदायिक विकास क्या होता है। देखो, यह एक व्यापक परिकल्पना है जो समुदाय के विकास को संदर्भित करती है। क्या होता है? सामुदायिक विकास क्या है? यह एक व्यापक परिकल्पना है जो समुदाय के विकास को संदर्भित करती है। इसमें समुदाय को सशक्त बनाने के साथ ही समुदाय के जीवन स्तर में सुधार लाने का प्रयास भी समाहित होता है। क्या होता है? यह एक व्यापक परिकल्पना है, ध्यान से सुनते चलो, यह एक व्यापक परिकल्पना है जो समुदाय के विकास को संदर्भित करती है। ठीक है, समुदाय के विकास को क्या करती है? ये संदर्भित करती है। इसमें समुदाय को सशक्त बनाने के साथ ही समुदाय के जीवन स्तर में सुधार लाने का प्रयास भी समाहित होता है। यानी सशक्त बनाने के साथ साथ इसके जीवन स्तर में भी सुधार लाने का प्रयास समाहित होता है। हमारे देश की आज भी 74% जनसंख्या गाँव में निवास करती है। कितनी परसेंट करती है? 74% जनसंख्या कहाँ निवास करती है? गाँव में निवास करती है। जाहिर है कि जनसंख्या के इतने बड़े भाग की समस्याओं का समाधान किए बिना भारत कल्याणकारी राज्य के लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकता। ध्यान से सुनना क्या बोल रहा है ये। जाहिर है कि जनसंख्या के इतने बड़े भाग की समस्याओं का समाधान किए बिना भारत कल्याणकारी राज्य के लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकता। मतलब जब तक गांव का कल्याण नहीं होगा तब तक आप देश का कल्याण के बारे में नहीं सोच सकते, क्योंकि 74% गांव में है तो पहले गांव का विकास इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यही है कि भारत में ऐसी योजना को लागू करने की आवश्यकता महसूस हुई जो इन समुदायों की आवश्यकताओं की पूर्ति कर अपेक्षित परिवर्तन ला सके।
इन आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सन 1948 में इटावा व गोरखपुर जिलों में प्रारंभिक बाल विकास योजना प्रयोग के तौर पर चलाई गई थी। बाल विकास मैं बाल विकास बोल रही हूँ, देखो ग्राम विकास है, मैं बाल विकास हूँ तो मुझे बाल विकास ही दिखाई दे रहा है। ठीक है। इन आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु 1948 में इटावा व गोरखपुर जिलों में प्रारंभिक ग्राम विकास योजना प्रयोग के तौर पर चलाई गई थी। ठीक है, प्रयोग के तौर पर है ना, पूरी तरह से भी स्टार्ट नहीं हुई है। तो प्रयोग के तौर पर कब चलाई गई थी? 1948 में इटावा और गोरखपुर जिले में ग्राम विकास योजना प्रयोग के तौर पर चलाई गई थी। इसकी सफलता से प्रेरित होकर सन 1952 में भारत व अमेरिका फोर्ड फाउंडेशन के मध्य ग्रामीण विकास को गति देने हेतु एक समझौता हुआ। 1952 में समझौता हुआ था फोर्ड फाउंडेशन के द्वारा। ठीक है, भारत व अमेरिका फोर्ड फाउंडेशन के मध्य ग्रामीण विकास को गति देने के लिए समझौता हुआ। इसके फलस्वरूप ग्रामीण विकास की इस योजना का नाम सामुदायिक विकास योजना रखा गया तथा सन 1952 में महात्मा गांधी की जन्म दिवस यानी 2 अक्टूबर 1952 से 55 विकास खंडों में यह आरंभ की गई थी। कितने विकास खंडों में? 55 विकास खंडों में यह प्रारंभ की गई थी 1952 में। कौन से फाउंडेशन के द्वारा? भारत और अमेरिका के फोर्ड फाउंडेशन के द्वारा समझौता हुआ था इसमें। ठीक है, और कहाँ से पहला प्रयोग कब हुआ था? ये 1948 में हुआ था। इटावा और गोरखपुर में एक प्रयोग के तौर पर ग्राम विकास योजना का शुरुआत हुआ था और फिर जो लास्ट में क्या किसमें बदल गया? 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम योजना के उसमें चेंज हो गया। ठीक है, और 55 विकास खंडों में यह आरंभ किया गया था। ठीक है, और मैंने इसकी आपको ट्रिक भी बताई हुई थी 2 अक्टूबर 1952 को, कि सामुदायिक विकास में 2 ऑक्टोपस घुस के आ गए थे। 2 ऑक्टोपस यानी 2 अक्टूबर 2 ऑक्टोपस आ गए थे सामुदायिक विकास में और उनको 1 बाय 1 मार दिया गया था। सभी लोग डरने लगे थे तो 1 बाय 1 यानी 52 1 बाय 1 उनको मार दिया था कि चलो ग्रामीण लोग डर रहे हैं, चलो उनको मारो और हटाओ। ठीक है, इसके बाद देखेंगे कि सामुदायिक विकास की अवधारणा। इसका शाब्दिक अर्थ समुदाय का विकास या प्रगति होता है। वास्तव में सामुदायिक विकास योजना नहीं अपितु समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से स्वयं में एक विचारधारा या परिकल्पना है। ठीक है, योजना आयोग से प्रतिवेदन में इसका अर्थ स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि सामुदायिक विकास एक ऐसी महत्वपूर्ण योजना है जिसके द्वारा नवीन संसाधनों की खोज करके ग्रामीण समाज के सामाजिक एवं आर्थिक जीवन में व्यापक परिवर्तन लाया जा सकता है। ठीक है, व्यापक परिवर्तन आप सामाजिक एवं आर्थिक दोनों तरीका परिवर्तन जो है ला सकते हैं इसके माध्यम से। अब देखेंगे परिभाषाएं। प्रो आर एन रैना के शब्दों में, रैना ने कुछ कहा है, प्रोफेसर आर एन रैना के शब्दों में, सामुदायिक विकास एक ऐसा समन्वित कार्यक्रम है। सामुदायिक विकास एक ऐसा समन्वित कार्यक्रम है जो ग्रामीण जीवन के सभी पहलुओं से संबंधित है, जो ग्रामीण जीवन की सभी पहलुओं से संबंधित है तथा धर्म, जाति, सामाजिक या आर्थिक असमानताओं को बिना कोई महत्व दिए संपूर्ण ग्रामीण समुदाय पर लागू होता है। ठीक है, ये किस किस को महत्व नहीं देता? ये धर्म को महत्व नहीं देता, ये जाति को महत्व नहीं देता, सामाजिक या आर्थिक असमानताओं को यानी अमीरी गरीबी नहीं देखते हुए सभी के दिए हुए संपूर्ण ग्रामीण समुदाय पर ये लागू होता है। सभी के लिए इसके विकास योजना जो भी है सभी के लिए है, ना जाति, ना धर्म, ना ही आपका ऊंच नीच, ना ही आपका अमीरी गरीबी, कुछ नहीं देखेगा, सभी के लिए इक्वल है। ये कौन बोल रहा है? रैना साहब बोल रहे हैं। ठीक है, प्रोफेसर आर एन रैना के शब्दों में इनने ये बोला हुआ है। इसके मैट्रिक देख ले रही क्या हो सकती है। रैना, रैना का मतलब क्या होता है? रैना का मतलब रात होती है ना, रैना, रैना बीती जाए। इसको देख लेते हैं। हाँ, जैसे कि किसी को डाउट आया कि ऐसा तो नहीं है कि समुदाय विकास जो समुदाय बन जाएगा, है ना, सामुदायिक विकास जो कार्यक्रम है, योजना है, ये तुमने शुरू तो कर दी लेकिन इसमें तो अमीरों को ही महत्व देंगे, जो पैसे वाले हैं उनको ही आप दोगे या अपनी जाति वालों को ज़्यादा सुविधा दोगे, है ना, तो बाकी हम लोगों के लिए थोड़ा ना आप लोग करोगे। हम लोग भले इन्वॉल्व हो जाएं लेकिन हम लोगों को उतना बेनिफिट नहीं मिलेगा जितना आप अपनी जाति वालों को दोगे, अपने धर्म वालों को दोगे, है ना, अमीरों को दोगे, ऐसा हमको नहीं दोगे। तो फिर बोलते हैं, प्रोफेसर बोलते हैं कि अरे ना, ऐसा नहीं है, अरे ना यानी रहना,
अरे ना, ऐसा नहीं है, सभी के लिए इक्वल है, ऐसा कुछ नहीं है, है ना। तुम लोग डाउट मत पालो दिल में, सभी के लिए इक्वल है। तो अरे ना, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इसको ऐसे ही अपन याद कर लेंगे। और फिर इसके बाद एस के डे के मतानुसार, एस के डे एस के डे के अनुसार सामुदायिक योजना निश्चित रूप से समुदाय के कार्यों का प्रबंधन करने हेतु अच्छी प्रकार से सोची हुई योजना है, अच्छी प्रकार से सोची हुई योजना है। इन्होंने ये बात बोली हुई है, ठीक है। अच्छी प्रकार से सोची हुई, अच्छी प्रकार से सोचकर आप कब जो है विचार कर पाते हो, अच्छी प्रकार से कब सोच पाते हो, जब रात में अच्छे से सोने से पहले बढ़िया विचार मंथन करते हो, है ना। विचार मंथन करते हो, फिर सुबह अपने डे में अपना डिसीजन सुनाते हो। तो डे, है ना, के एस के डे, एस के डे, है ना, एस के डे, यानी रात में आपने बढ़िया से अच्छे से सोच के डिसीजन लिया और सुबह उसको सुना दिया, ठीक है। अच्छी तरह से सोची हुई योजना है, जो डे में आप सुनाते हो वो अच्छी तरह से सोची हुई योजना है, क्योंकि रात में आप बढ़िया से उसको विचार वगैरह सब कर लेते हो, ठीक है। अब देखेंगे सामुदायिक विकास योजना के उद्देश्य क्या होते हैं। तो देखो, ग्रामीण जनता के दृष्टिकोण में वैचारिक परिवर्तन लाना क्या है, ग्रामीण जनता के दृष्टिकोण में वैचारिक परिवर्तन लाना, कुशल नेतृत्व का विकास करना, जनता को आत्मनिर्भर होने के साथ ही प्रगतिशील भी बनाना, ठीक है। आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ प्रगतिशील भी बनाना, उत्पादकता में वृद्धि हेतु कृषि में नवीन तकनीकों का प्रयोग बढ़ाना। क्या हो जाएगा, उत्पादकता में वृद्धि हेतु कृषि में नवीन तकनीकों का प्रयोग बढ़ाना, उपयुक्त सुधारों की व्यवहारिक रूप देने के लिए ग्रामीण स्त्रियों एवं परिवारों की दशा में सुधार लाना, राष्ट्र के भावी नागरिकों के रूप में युवकों के समुचित व्यक्तित्व का विकास करना, ग्रामीण शिक्षकों के हितों को सुरक्षित करना, ग्रामीण समुदाय के स्वास्थ्य की देखभाल करना। ये सारे इनके उद्देश्य हो जाते हैं, ठीक है। अब देखेंगे सामुदायिक विकास में प्रयोग होने वाले उपागम क्या क्या इसमें प्रयोग होते हैं, वो अपन देखते हैं। परिसंपत्ति आधारित उपागम का प्रयोग इसमें हुआ, जो क्षमताओं और मौजूदा संसाधनों पर आश्रित है, ठीक है। इसके बाद समावेशी प्रक्रियाओं को प्रोत्साहित करना, ठीक है, तथा इसमें समाहित है जिनमें समुदाय विविधता भी सम्मिलित है, ठीक है। क्या हो जाएगा, समावेशी प्रक्रियाओं को प्रोत्साहित करना इसमें समाहित है, जिसमें समुदाय विविधता भी सम्मिलित है, समुदाय विविधता भी इसमें सम्मिलित है, ठीक है। अगला है सहयोगात्मक रूप से योजनाबद्ध और निर्देशित पहल के माध्यम से समुदाय का स्वामित्व निर्धारित हुआ, ठीक है। सहयोगात्मक रूप से योजनाबद्ध और निर्देशित पहल के माध्यम से समुदाय का स्वामित्व निर्भर हुआ है, ठीक है। योजनाबद्ध और निर्देशित पहल से, है ना, पहले योजना बनाई, फिर दिशा निर्देश के अनुसार चलते हुए समुदाय का स्वामित्व निर्धारित हुआ है, ठीक है। अब देखेंगे सामुदायिक योजना संचालन संगठन सामुदायिक योजना संचालक संगठन। शुरुआती दौर में सामुदायिक विकास कार्यक्रम भारत सरकार के योजना मंत्रालय से संबद्ध रहा। कहाँ रहा था, भारत सरकार की योजना मंत्रालय से संबद्ध रहा। इसके व्यापक महत्व के कारण बाद में इसे नवनिर्मित सामुदायिक विकास मंत्रालय से संबद्ध कर दिया गया, ठीक है। ध्यान से देखना, शुरुआती दौर में सामुदायिक विकास कार्यक्रम भारत सरकार के योजना मंत्रालय से संबद्ध रहा। पहले कब था ये, योजना मंत्रालय से, भारत सरकार के योजना मंत्रालय से संबद्ध था ये पहले। इसके व्यापक महत्व के कारण, इसका जब व्यापक महत्व पता चला उसके कारण बाद में इसे नवनिर्मित सामुदायिक विकास मंत्रालय से संबद्ध कर लिया गया। नवनिर्मित यानी नया नया फिर बना, कौन सा, सामुदायिक विकास मंत्रालय बना, उसका इसे संबद्ध कर लिया गया, तथा वर्तमान में यह कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबद्ध है। अभी कौन से में है, कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय से ये संबद्ध है, सामुदायिक योजना संग्रहालय। अगर क्वेश्चन पूछता है कि सामुदायिक योजना जो है, सामुदायिक विकास जो योजना है वो किस मंत्रालय से है, तो कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित है, ठीक है। इसके बाद है, गौरतलब है कि इस योजना का संगठन तथा संचालन केंद्र स्तर से लेकर ग्राम स्तर तक विभाजित है, ठीक है। इसका संगठन जो है
संगठन तथा संचालन केंद्र स्तर से लेकर ग्राम स्तर तक विभाजित है। केंद्र से लेकर ग्राम तक विभाजित है। ठीक है, अब देखेंगे अपन केंद्र, राज्य, जिला, विकासखंड और ग्राम। ठीक है, ये इतने उसमें बंधा हुआ है। तो सबसे पहले देखेंगे केंद्र स्तर। ठीक है, सबसे पहले ये पिरामिड हमने दिया हुआ है, देखेंगे इस तरीके से, ऊपर से केंद्र है, सबसे नीचे ग्राम है। ठीक है, तो इसको अपन पढ़ने वाले हैं, स्टार्ट से करने वाले हैं केंद्र से। देखो, केंद्र स्तर संबद्ध कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय इससे संबद्ध है। ठीक है, सदस्य कृषि मंत्री एवं योजना आयोग के सदस्य। इनके सदस्य कौन होते हैं? कृषि मंत्री, जो कृषि मंत्री है, और योजना आयोग के सदस्य। कार्य क्या है? सामुदायिक योजना हेतु नीति का करना निर्धारण। ठीक है, उल्टा लिख दिया, नीति का निर्धारण होगा, नीति का करना निर्धारण। सामुदायिक योजना हेतु नीति का निर्धारण करना। ठीक है, ये इसके कार्य हो गए। अब देखेंगे विशेष सलाहकार समिति का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। ये नोट करने वाली बात है कि विशेष सलाहकार समिति का अध्यक्ष, यानी विशेष सलाह समिति का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। ट्रिक से ऐसे याद कर लो कि विशेष जो सलाह है, जैसे कोई भी कानून जो होता है ना, मतलब अपने यहाँ पे सबसे बड़ा कौन रहता है? मतलब राष्ट्रपति जो होता है प्रधानमंत्री से भी ऊपर होता है, लेकिन प्राथमिकता किसको दी जाती है? प्रधानमंत्री को। हर काम में प्रधानमंत्री है ना, हेड होते हैं यहाँ पे। तो क्योंकि वो क्या होते हैं? सलाहकार, हर काम उनकी सलाह से होता है। सलाहकार समिति का अध्यक्ष कौन होता है? आपका प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, अब देखेंगे परामर्शदात्री समिति। परामर्शदात्री समिति सदस्य कौन है? लोकसभा के मनोनीत सदस्य। इनके सदस्य कौन होंगे? लोकसभा के मनोनीत सदस्य, जो लोकसभा में चुने गए हैं सदस्य बनने के लिए। और कार्य क्या है? योजना की नीति एवं प्रगति हेतु औपचारिक समिति को परामर्श। ठीक है, इसका काम है, क्या काम है? योजना की नीति एवं प्रगति हेतु औपचारिक समिति को परामर्श देना इसका काम है, परामर्शदात्री समिति का। ठीक है, परामर्शदात्री से ही समझ में आ रहा है, परामर्शदात्री यानी परामर्श देने वाली, तो परामर्श देना इसका मुख्य कार्य है। ठीक है, और सदस्य कौन होंगे? लोकसभा के मनोनीत सदस्य। अब देखेंगे राज्य स्तर। सामुदायिक कार्यक्रम के संचालन का वास्तविक दायित्व इसी पर होता है। ठीक है, सामुदायिक कार्यक्रम के संचालन का वास्तविक दायित्व किस पर होगा? इसी पर होगा। ठीक है, संबद्ध समिति कौन सी है? संबद्ध समिति अध्यक्ष कौन होगा इसमें? मुख्यमंत्री। सदस्य कौन होंगे? देखो यहाँ पे कौन था? केंद्र स्तर पर कौन थे? आपके हेड जो थे मुख्य प्रधानमंत्री थे, और यहाँ पर अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? आपके मुख्यमंत्री हो जाएंगे। सदस्य कौन होंगे? समस्त विभागों के मंत्री। वहां पे कौन थे? आपके कृषि मंत्री एवं योजना आयोग के सदस्य। कृषि मंत्री और योजना आयोग के सदस्य थे केंद्र वाले में, और राज्य वाले में कौन है? आपके समस्त विभागों के मंत्री। ठीक है, सदस्य सभी समस्त विभागों के मंत्री। सचिव कौन है? विकास आयुक्त। सचिव कौन है इसमें? विकास आयुक्त। और कार्य क्या है? ग्रामीण विकास से संबंधित सभी विभागों का समन्वय करना इसका काम है। ठीक है, राज्य स्तर पर क्या काम है? ग्रामीण विकास से संबंधित सभी विभागों का समन्वय करना। स्मरण रहे कि सन 1969 में सामुदायिक विकास योजना के लिए वित्तीय प्रबंधन का दायित्व राज्य के अधीन हो गया। क्या हुआ था? स्मरण रहे कि 1969 से सामुदायिक विकास योजना के लिए वित्तीय प्रबंधन का दायित्व राज्य के अधीन हो गया था। विकास आयुक्त की परामर्श देने के लिए राज्यों ने विधानसभा तथा विधान परिषद के कुछ मनोनीत सदस्यों की एक औपचारिक सलाहकार समिति गठन की थी। ठीक है, अब देखेंगे जिला स्तर पर। जिला स्तर पर क्या होती है? आपकी जिला परिषद। ठीक है, क्या होती है? जिला परिषद। ठीक है, जिला परिषद योजना के समन्वयन व क्रियान्वयन का संपूर्ण दायित्व इस पर होता है। योजना के समन्वय, जिला स्तर पर बात हो रही, जिला परिषद योजना के समन्वय व क्रियान्वयन का संपूर्ण दायित्व इस पर होता है। सदस्य कौन होते हैं? विकासखंड पंचायत समितियों के सभी अध्यक्ष। विकासखंड पंचायत समितियों के सभी
अध्यक्ष एवं उस जिले के लोकसभा व विधानसभा के सदस्यगण, लोकसभा और विधानसभा के सदस्यगण भी होंगे, है ना। इसके बाद जिला परिषद की नीतियों के आधार पर सामुदायिक विकास कार्यक्रम का संचालन करने का दायित्व जिला नियोजन समिति पर होता है। इसका अधिकारी जिलाधीश होता है। ठीक है, इसको ध्यान से देखना। जिला परिषद की नीतियों के आधार पर, जिला परिषद की नीतियों के आधार पर सामुदायिक विकास कार्यक्रम को संचालित करने का दायित्व सामुदायिक विकास कार्यक्रम को संचालित करने का दायित्व जिला नियोजन समिति के पास होता है। इसका अध्यक्ष कौन होता है? जिलाधीश होता है। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट आता है अपना विकास खंड स्तर। ठीक है, अपन ने कौन कौन से देख लिए? केंद्र स्तर देख लिया, राज्य स्तर, जिला परिषद, जिला स्तर देख लिया। अब आता है विकास खंड स्तर। ठीक है, आरंभ में लगभग 300 गांव तथा 1300 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के ऊपर एक विकास खंड स्थापित किया जाता था। पहले की बात हो रही है, पहले कब किया जाता था? आरंभ में 300 गांव, पहले 300 गांव और तथा 1300 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में के ऊपर एक विकास खंड स्थापित किया जाता था, है ना। वर्तमान में 100 से 120 गांवों तथा 1,20,000 ग्रामीण जनसंख्या पर इसकी स्थापना होती है ना। कितने पर? पहले, अब कितना होता है? 100 से लेकर 120 गांव अगर हैं तो उनको मिलाकर क्या बना दिया जाता है? विकास खंड बना दिया जाता है। अथवा या फिर ये नहीं तो इसको कर लेते हैं 1,20,000 ग्रामीण जनसंख्या पर। कितने पर? 1,20,000 ग्रामीण जनसंख्या पर भी विकास खंड की स्थापना हो जाती है। या तो गांव को ऐड कर लो, और गांव नहीं तो फिर 1,20,000 ग्रामीण जनसंख्या पर इसकी स्थापना हो जाती है, किसकी? विकास खंड की। ठीक है, अब अगर अपन प्रशासनिक ढांचा देखें तो प्रशासक कौन होता है? खंड विकास अधिकारी। कौन होता है? खंड विकास अधिकारी इसका प्रशासक होता है। सहायक कौन होते हैं? इसमें 8 प्रसार अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं। कितने? 8 प्रसार अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं, जो कृषि, पशुपालन, सहकारिता, पंचायत, ग्रामीण उद्योग, सामाजिक शिक्षा व महिला एवं शिशु कल्याण आदि से संबंधित होते हैं। ठीक है, नीति निर्धारण व योजना संचालन का दायित्व क्षेत्र की पंचायत का होता है। ठीक है, नीति निर्धारण व योजना संचालन का दायित्व किसका होता है? क्षेत्र की पंचायत का होता है। पंचायत ही क्या करती है? नीति निर्धारण करेगी व योजनाओं का संचालन करेगी। ठीक है, किसका, कौन का काम होगा? पंचायत का काम होता है। कहाँ पर? आपके विकासखंड स्तर पर। ठीक है, सरपंच गांव पंचायतों के अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, सरपंच जो है होते हैं ना, इस अलग अलग बता रही हूँ। सरपंच गांव पंचायतों का अध्यक्ष, महिलाएं, अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों का प्रतिनिधित्व करने वाले कुछ व्यक्ति इस समिति के सदस्य होते हैं। मीन सदस्य कौन कौन से हो सकते हैं? या तो सरपंच हो जाएगा, एक सरपंच हो जाएगा, दूसरा ग्राम पंचायतों के अध्यक्ष हो जाएंगे, महिलाएं हो जाएंगी, अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के प्रतिनिधित्व करने वाले कुछ व्यक्ति इस समिति के सदस्य होते हैं। ठीक है, प्रत्येक विकास खंड में विकास योजना को कार्यान्वित करने हेतु 5-5 वर्ष के 2 मुख्य चरण निर्धारित किए जाते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा इसमें? प्रत्येक विकास खंड के विकास योजना को कार्यान्वित करने के लिए 5-5 वर्ष के 2 प्रमुख चरण निर्धारित किए जाते हैं। अब देखेंगे ग्राम स्तर। इस स्तर पर क्रियान्वयन का दायित्व ग्राम पंचायत पर होता है, जिसमें ग्राम सेवक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। क्या हो जाएगा? इस स्तर पर क्रियान्वयन का दायित्व ग्राम पंचायत पर होता है, जिसमें ग्राम सेवक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। ग्राम स्तर पर किसकी भूमिका होती है? ग्राम सेवक की। ये कई बार पूछा है ना, पूछता भी है क्वेश्चन में कि अहम भूमिका किसकी होती है ग्राम स्तर पर? तो किसकी होती है? ग्राम सेवक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, ग्राम सेवक की नियुक्ति 10 गाँव पर एक होती है, यानी 10 गाँव जब होंगे तो उन पर एक ग्राम सेवक की नियुक्ति होगी। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, इसको देख लेना। भूमिका देखेंगे। सामुदायिक योजना के सभी कार्यक्रमों की इसे जानकारी होती है। इसकी किसे? आपके ग्राम सेवक को क्या जानकारी होती है? सामुदायिक योजना के सभी कार्यक्रमों की इसको जानकारी होती है। यह कार्यक्रम के नवाचारों का ग्रामीण समुदाय में प्रचार करता है। अगर कोई नई अपडेट आती है तो ये उसका प्रचार करता है गांव समुदाय में, है ना। ग्रामीणों की प्रतिक्रिया से यह अधिकारियों को परिचित कराता है। मीन्स फीडबैक, है ना, ग्रामीण क्या फीडबैक दे रहे हैं उसके लिए, तो इसकी जानकारी अधिकारियों तक पहुंचाता है। और विभिन्न कार्यक्रमों का समन्वयक ग्राम सेवक होता है। उसके अतिरिक्त ग्राम स्तर पर प्रशिक्षित दाइयों तथा ग्राम सेविकाएं भी महिला व शिशु कल्याण के कार्यक्रमों में कार्य करती हैं। ठीक है,
उसके अतिरिक्त यानी ग्राम सेवक के अतिरिक्त गांव स्तर पर प्रशिक्षित दाइयां ग्राम सेविकाएं व महिला व शिशु कल्याण के कार्यक्रमों में कार्य करती हैं। ठीक है, कौन कौन करती हैं? प्रशिक्षित दाइयां और ग्राम सेविकाएं भी महिला और बच्चों की को स्वास्थ्य संबंधित कार्यों में जो है वो योगदान करती हैं। अब देखेंगे सामुदायिक विकास की उपलब्धि क्या होती है, क्या क्या उपलब्धियां रही हैं वो देखते हैं। ग्रामीण समुदाय के सर्वांगीण विकास हेतु सामुदायिक विकास कार्यक्रम एक महत्वपूर्ण पहलू बनकर उभरा है। ठीक है, क्या हो जाएगा? ग्रामीण समुदाय के सर्वांगीण विकास हेतु सामुदायिक विकास कार्यक्रम एक महत्वपूर्ण पहलू बनकर उभरा है। अतः इसलिए ग्रामीण विकास के क्षेत्र में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की उपलब्धियों को समझना आवश्यक माना जाता है। ठीक है, अब देखेंगे समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम स्मरण रहे सन 1978 से 1989 में यानी 1978 से 1979 में व्यापक स्तर पर समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का आरंभ हुआ है। ठीक है, नाइनटीन 1978 से 1979 में व्यापक स्तर पर, ठीक है, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का आरंभ हुआ है। इसका प्राथमिक उद्देश्य ग्रामीणों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाकर बेरोजगारी से मुक्त करना है। प्रथम उद्देश्य क्या है? ग्रामीण जनसंख्या को गरीबी रेखा से ऊपर उठाकर बेरोजगारी से मुक्त करना है। अतः जीवन स्तर में सुधार को लक्षित कर अनेक कदम उठाए गए। अब प्रत्येक सामुदायिक विकास खंड के द्वारा प्रतिवर्ष अपने क्षेत्र में से 600 निर्धनतम परिवारों का चयन कर उन्हें लाभ दिया जाता है। ये नोट करने वाली बात है। अब प्रत्येक सामुदायिक विकास खंड के द्वारा यानी प्रत्येक विकास खंड जो है सामुदायिक विकास खंड, उनके द्वारा प्रतिवर्ष अपने क्षेत्र में से 600 निर्धनतम परिवारों का चयन करा जाएगा। पहले सबसे निर्धन जो है परिवारों को का चयन किया जाएगा और उन्हें लाभ दिया जाएगा। इस योजना का संपूर्ण व्यय केंद्र तथा राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है। व्यय के दृष्टिकोण से देखा जाए तो 7वीं व 8वीं पंचवर्षीय योजना के तहत इस देश का विशाल कार्यक्रम रहा है। ठीक है, ये जो कब देखने को मिला है व्यापक रूप से 7वीं और 8वीं पंचवर्षीय योजना में ये व्यापक रूप से देखने को मिला है ये कार्यक्रम। ठीक है, अब देखेंगे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम काम के बदले अनाज योजना के स्थान पर सन 1981 में सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। ठीक है, काम के बदले अनाज योजना के स्थान पर पहले कौन सी थी योजना? काम के बदले अनाज योजना के स्थान पर सन 1981 में सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू किया गया। ये भी थोड़ा सा हाईलाइट कर लेना इसको भी कि पहले कौन सी थी योजना? काम के बदले अनाज, और फिर इसको हटाकर 1981 में सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम जो है प्रारंभ किया गया। उद्देश्य क्या था इसका? कृषकों को रोजगार के अतिरिक्त अवसर प्रदान करना। क्या था? कृषकों को क्या प्रदान करना? रोजगार के अवसर प्रदान करना, उन्हें उन्नत कृषि उपकरण उपलब्ध कराना, उनकी आर्थिक दशा में सुधार करना, उन्हें उन्नत कृषि उपकरण उपलब्ध कराना। अच्छा, देख लिया डबल से। उक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु 7वीं योजना के तहत सन 1889 में जवाहर रोजगार योजना शुरू की गई थी। ठीक है, 7वीं पंचवर्षीय योजना में कौन सी योजना आई थी? सन 1889 में जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत हुई थी। ठीक है, इसका उद्देश्य अत्यधिक निर्धन तथा भूमिहीन किसानों के परिवार में किसी एक सदस्य को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराना था। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था? अत्यधिक निर्धन तथा भूमिहीन किसानों के परिवार में किसी एक सदस्य को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य था। अब देखते हैं मरुभूमि विकास कार्यक्रम। अब ये चीज राष्ट्रीय हट गया। अब यहाँ पे देखेंगे मरुभूमि विकास कार्यक्रम। इसका प्रारंभ कब हुआ था? इसका प्रारंभ 1977 यानी 1977 से उल्टा कर दिया शायद से 76 से 77 होना चाहिए, उल्टा कर दिया 77 से 76। तो इसका प्रारंभ कब हुआ था? 1976 से 1977 ले लो, या फिर
एक बार देख लेना, उल्टा ना हो, ऐसा कहीं ऐसा ना हो कि 77 से 76 के बीच में हो, 78 के बीच में हो, सॉरी, है ना। तो मरुभूमि विकास कार्यक्रम 77 से 78 होगा, जहां तक इसने 76 कर दिया है। एक बार और है ना सर्च कर लेना इसका एग्जैक्टली क्या है। इसका संचालन सामुदायिक विकास खंड द्वारा, इसका संचालन किसके द्वारा होता है? सामुदायिक विकास खंड द्वारा होता है। उद्देश्य क्या है? कम पानी में उपलब्ध उत्पन्न फसलों की जानकारी किसानों को देना, यानी जहां पर मरुभूमि है यानी पानी की कमी है, वहां पर किसानों को ऐसा जानकारी देना कि वो कम पानी में फसलों को कैसे उगा सकें। पशुधन बागवानी का विकास करना तथा जल स्रोत का पता लगाना। क्या करना? पशुधन यानी पशुओं से संबंधित जो, जैसे कि आपका डेयरी वगैरह है ये चीजें। तो पशुधन बागवानी का विकास करवाना कि फसल अगर मान लो नहीं हो पा रही कि पानी की कमी के कारण, तो पशुधन से आप पैसा कमा सकते हो, बागवानी का विकास कर सकते हो और जल स्रोतों का पता लगा सकते हो कि कौन से जल संसाधन उत्पन्न हो सकते हैं। अब देखेंगे पौष्टिक आहार कार्यक्रम, इसके अंतर्गत और क्या था? पौष्टिक आहार कार्यक्रम संचालन कौन करता है? केंद्र सरकार द्वारा, और सहायक एजेंसी कौन है? विश्व स्वास्थ्य संगठन एवं यूनिसेफ। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO और यूनिसेफ दोनों ही इसके क्या है? सहायक एजेंसी है किसकी? पौष्टिक आहार कार्यक्रम की। ठीक है, उद्देश्य क्या है? स्कूली शिक्षा हेतु प्राथमिक स्तर पर दिन में एक बार पौष्टिक आहार की व्यवस्था करना। स्कूली शिक्षक बच्चों हेतु प्राथमिक स्तर पर दिन में एक बार पौष्टिक आहार की व्यवस्था करना। विशेष, भारत में लगभग 2556 विकास खंड ग्रामीण समुदाय के लिए यह सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। ठीक है, कितने? 2556 विकास खंड ग्रामीण समुदाय के लिए यह सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। ठीक है, 2556 यानी 2556। ठीक है, आगे देखेंगे स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन। स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन ये कब आया था? वर्ष 1952 में परिवार नियोजन कार्यक्रम के रूप में ये शुरू हुआ था। और उद्देश्य क्या था? जनसंख्या स्थिरीकरण, मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर और रुग्णता को कम करना इसका उद्देश्य था। अब अन्य कार्यक्रम भी आए हुए थे, जैसे सूखाग्रस्त क्षेत्रों के लिए कार्यक्रम, जनजातीय विकास की अग्रगामी योजना, पर्वतीय विकास की अग्रगामी योजना, ऐच्छिक संगठनों का प्रोत्साहन, शिक्षा तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम, ये इसके उद्देश्य थे। इसके बाद देखेंगे मूल्यांकन देखेंगे अब इसका। ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति द्वारा सामुदायिक विकास कार्यक्रम का मूल्यांकन किया गया था। तो अगर कोई पूछो कौन सी समिति ने मूल्यांकन किया था? बलवंत राय मेहता समिति ने इसका क्या किया था? मूल्यांकन किया था। इसी समिति की अनुशंसा पर स्थानीय स्वशासन की रूपरेखा तैयार की गई थी। ठीक है, इसी समिति की अनुशंसा पर स्थानीय स्वशासन की रूपरेखा तैयार की गई थी, जिसके प्रतिफल स्वरूप त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रादुर्भाव हुआ था। इसी समिति की अनुशंसा पर स्थानीय स्वशासन की रूपरेखा तैयार की गई थी। स्थानीय स्वशासन की, पंचायती राज की एक तरह से, है ना, रूपरेखा तैयार की गई थी इसी समिति की अनुशंसा पर। किसकी? बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा पर ही पंचायती राज यानी स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रादुर्भाव हुआ था। अब देखेंगे सामुदायिक विकास कार्यक्रम की आलोचना क्या क्या हुई थी, तो देख लो। जिन उद्देश्य की पूर्ति हेतु सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किए गए थे, दरअसल यह उन उद्देश्यों को पूर्णतः प्राप्त नहीं कर सके। S.T. दुबे ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम का वैज्ञानिक रूप से मूल्यांकन करते हुए उसकी संरचना से संबंधित निम्न 4 दोषों का उल्लेख किया है। ठीक है, पहला है ग्रामीण जनसंख्या के अधिकांश भाग की इसके प्रति सामान्य उदासीनता। मतलब ग्राम के जो लोग हैं, अधिकतर उन्हें उदासीन इसके प्रति क्या दिया? दृष्टिकोण दिया अपना, है ना। सामान्य उदासीनता दिखी, किसी ने ज्यादा इसको सीरियसली नहीं लिया और इंटरेस्ट भी नहीं लिया। सेकंड है योजना के क्रियान्वयन में अधिकारियों तथा बाहरी व्यक्तियों के प्रति संदेह व आत्मविश्वास की कमी। ठीक है, जब अधिकारी और बाहरी व्यक्ति से जुड़े तो समुदाय के लोगों में उन पे पूरी तरह से भरोसा नहीं बैठा, है ना, कि हमारे लिए काम करेंगे या कुछ भी। तो उनके अधिकारियों बाहरी व्यक्तियों के प्रति संदेह रहा हमेशा और आत्मविश्वास की कमी रही। संचार साधनों की विफलता, जो संचार साधन अपनाए गए थे उनकी विफलता रही। और परंपराओं एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का अभाव रहा। परंपराओं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का अभाव रहा।
ठीक है। इसके बाद देखेंगे, इसी प्रकार सामुदाय विकास कार्यक्रम की असफलता व धीमी प्रगति के प्रमुख उत्तरदायी कारक और रहे, वो देख लो। जन भागीदारी का अभाव, लोगों ने भागीदारी नहीं दिखाई। कार्यक्रम के क्रियान्वयन में अतिशीघ्रता, बहुत जल्दी में ये कार्यक्रम शुरू हुआ, लोगों को मतलब समझ नहीं आया क्या है क्या नहीं। इसके बाद नौकरशाही का कार्यक्रम में बोलबाला। नौकरशाही यानी जो क्या बोलते हैं, मतलब एक तरह से अधिकार दिखाना, अधिकारियों द्वारा थोड़ा सा ज्यादा मतलब वो दिखाया गया। नौकरशाही कार्यक्रम का बोलबाला रहा। प्रशिक्षित कार्यकर्ता का अभाव, जो कार्यकर्ता थे वो प्रशिक्षित नहीं थे प्रॉपर। स्थानीय नेतृत्व का अभाव रहा। स्थानीय नेतृत्व मतलब अपने लोग अपने लोगों को ही कंट्रोल कर सकते हैं, वो नहीं रहा। बाहर के लोग कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें लोगों ने फिर इंटरेस्ट नहीं दिखाया। सांस्कृतिक कारकों का भी प्रभाव रहा। प्रभावशील संचार व्यवस्था का अभाव रहा। ठीक है, ये सारे कारण क्या थे, उसके विफलता के कारण बने। अब देखेंगे, स्मरण रहे, शुरुआत से ही सामुदाय विकास योजना के संरचनात्मक दोष तथा क्रियात्मकता समस्या की कमी रही एवं अदूरदर्शिता, संगठनात्मक कमजोरी व नौकरशाही प्रवृत्ति के कारण यह ग्रामीण विकास करने में असफल रही। फिर भी स्वीकारनीय है कि इस कार्यक्रम के फलस्वरूप ग्रामीण समुदाय की मनोवृत्तियों और दृष्टिकोण में सकारात्मक परिवर्तन भी आया। अतः वर्तमान समय में इस बात की आवश्यकता है कि इसके क्रियान्वयन में वैज्ञानिक दृष्टिकोण व सामुदायिक सहयोग की भावना को अधिक महत्व दिया जाए। मतलब अभी भी क्या हो सकता है इसमें सुधार, अगर क्या हो कि सामुदायिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखा जाए और सामुदायिक सहयोग की भावना को विकसित किया जाए तो। ठीक है, अब देखेंगे सामुदायिक लामबंदी क्या होती है। लामबंदी भी पूछता है, तो अपन इसको देख लेते हैं फटाफट से। ठीक है, और ये अपने चैप्टर खत्म होने ही वाला है, तो अपन जल्दी जल्दी देख लेते हैं इसको। देखो, सामुदायिक लामबंदी क्या है। यह समुदाय के भीतर होने वाली कार्यवाही को प्रेरित करने की एक रणनीतिक प्रक्रिया है। यह समुदाय के भीतर होने वाली कार्यवाही को प्रेरित करने की एक रणनीतिक प्रक्रिया है, जो समुदाय के सदस्यों, बाहरी पक्षों या दोनों के समन्वित प्रयासों द्वारा संचालित होती है। ठीक है, क्या है इसमें, यह समुदाय के भीतर होने वाली कार्यवाही को प्रेरित करने की एक रणनीतिक प्रक्रिया है, जो समुदाय के सदस्यों, बाहरी पक्षों या दोनों के, ठीक है, यह सावधानी पूर्वक नियोजित, निष्पादित और मूल्यांकित एक ऐसी पहल है जो समुदाय के भीतर विभिन्न समूहों, संगठनों और व्यक्तियों को एकजुट करती है, साथ ही उन्हें समावेशी और सतत कार्यवाही करने के लिए प्रेरित करती रहती है। इस लामबंदी का प्राथमिक लक्ष्य स्वास्थ्य, स्वच्छता, शिक्षा और सामाजिक आर्थिक विकास जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सुधार लाना है, ताकि परिणाम स्वरूप समुदाय के सदस्यों के जीवन स्तर में व्यापक सुधार हो सके। यह प्रक्रिया व्यक्ति के विविध समूहों को एक साथ लाती है, जो समान स्तर पर सहयोग करते हैं। ठीक है, समान स्तर पर काम करते हैं। यह उन्हें भागीदारी पूर्ण निर्णय लेने की सुविधा भी प्रदान करती है। सामुदायिक लामबंदी की विशेषताएं देखेंगे। पहला है सहयोगात्मक, दूसरा है समावेशी, तीसरा है सशक्तिकरण। इनके मीनिंग्स आप वैसे भी जानते हो, इसको रहने दो। सहयोगात्मक मतलब दूसरों का सहयोग करें, समावेशी यानी सब मिलजुल कर, और इसके बाद सशक्तिकरण यानी एक दूसरे के साथ मिलकर कार्य करके एक दूसरे को सशक्त करना। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे अपन राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान यानी NIRD, ये इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना। ठीक है, NIRD पूछता है राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, स्थापना इसकी कब हुई है। इसका इंग्लिश वर्जन देख लो, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट यानी NIRD। स्थापना वर्ष 2006 है। मुख्यालय है हैदराबाद। यह ग्रामीण क्षेत्र में विकास, प्रशिक्षण, अनुसंधान और कार्यवाही और परामर्श करने का कार्य के लिए स्थापित एक शीर्ष निकाय है। ठीक है, सेकंड है नाबार्ड। स्थापना हुई है 12 जुलाई 1982 को। नाबार्ड फुल फॉर्म क्या है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, नाबार्ड, इसकी स्थापना कब हुई है, 12 जुलाई 1982 यानी 1982। मुख्यालय कहाँ है, मुंबई है। नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है, मुंबई है।
यह राष्ट्रीय बैंक, सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का निरीक्षण और विनियमन करता है। यह ग्रामीण आबादी के लिए ऋण सुविधाओं का संचालन कर सामाजिक परियोजनाओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका देता है। अब आता है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ठीक है, रीजनल रूरल बैंक, ठीक है, GRB भी इसको कह सकते हैं। स्थापना कब हुई इसकी? 1975 में हुई है, ठीक है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई है? 1975। इन बैंकों की स्थापना कमजोर ग्रामीण समुदायों को आवश्यक बैंकिंग और वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से की गई है, ठीक है। अब आता है भारत ग्रामीण आजीविका फाउंडेशन। भारत ग्रामीण आजीविका फाउंडेशन यानी भारत रूरल लाइवलीहुड फाउंडेशन। अब है स्थापना कब हुई इसकी? 3 सितंबर 2013 को हुई है। 3 सितंबर 2013 को इसकी स्थापना हुई है, भारत ग्रामीण आजीविका फाउंडेशन की। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। यह महिलाओं और आदिवासी समुदायों पर ध्यान केंद्रित करते हुए ग्रामीण गरीबों के जीवन और उनकी आजीविका को बेहतर बनाने का काम करती है, ठीक है। अब यहाँ पर देख लेंगे औपचारिक तथा अनौपचारिक संगठन में अंतर दिया हुआ है, ठीक है। अर्थ के बेस पर अगर अर्थ के बेस पर देखें तो इसमें औपचारिक में क्या होता है? इसमें अधिकारों और संबंधों का ढांचा प्रबंधन तैयार करता है। कौन करता है? प्रबंधन तैयार करता है। और अनौपचारिक में सामाजिक संबंधों का तंत्र कर्मचारियों की अंतःक्रिया से प्रारंभ होता है, बातचीत से ही शुरू हो जाता है इसका संगठन। जहां खड़े हो जाओ वही बात करने लगो, लो बन गया संगठन। अगर उद्गम के स्थान पर उद्गम के उस पर देखा जाए बेस पर, तो कंपनी के नियम व नीतियों के फलस्वरूप यह प्रारंभ होता है इसका उद्गम। और इसमें अनौपचारिक में क्या होता है? सामाजिक अंतःक्रिया के फलस्वरूप यह प्रारंभ हो जाता है। अधिकार की बात करें तो प्रबंधन में औपचारिक में क्या है? प्रबंधन में स्तर की क्षमता अनुसार यह परिलक्षित होता है ना। जितनी जैसी क्षमता होगी आपकी प्रबंधन की, वैसा ही आपको अधिकार दिए जाएंगे। और अनौपचारिक में व्यक्तिगत गुणों के आधार पर परिलक्षित होता है ना। जिसमें जितने ज्यादा गुण है उसको उतने अधिकार पकड़ा के एक तरफ करो। इसमें देखेंगे फिर व्यवहार के बेस पर अगर देखें तो औपचारिक में यह नियमों द्वारा निर्देशित होता है और अनौपचारिक में इसकी गतिविधि का कोई पैटर्न नहीं है, ठीक है। संप्रेषण का प्रवाह अगर देखें तो औपचारिक में इसमें संप्रेषण की श्रृंखला सोपानवत चलती है। और अनौपचारिक में संप्रेषण के प्रभाव की इसमें निर्धारित विधि नहीं है। यह किसी भी दिशा की ओर मुड़ सकती है, कहीं भी मुड़ सकती है। और प्रकृति की बात करें तो औपचारिक में दृढ़ व सुनिश्चित होती है और अनौपचारिक में परिवर्तनशील रहती है। नेतृत्व औपचारिक में प्रबंधक ही इसमें नेता होता है और अनौपचारिक में प्रबंधक इसमें नेता हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। उसका चुनाव दरअसल समूह के द्वारा किया जाता है, ठीक है। अब देखेंगे अधिकार अंतरण एवं विकेंद्रीकरण की तुलना। अधिकार अंतरण और विकेंद्रीकरण की तुलना प्रकृति के आधार पर अगर देखें तो अधिकार अंतरण क्या बोलता है? अधिकार अंतरण एक आवश्यक कार्य है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति समस्त कार्यों को स्वयं नहीं कर सकता, ठीक है। इसका ये मानना है अधिकार अंतरण में कि हर कोई काम हर कोई नहीं कर सकता, जो इसके लिए बनाया गया है वही करेगा। और विकेंद्रीकरण में क्या है? विकेंद्रीकरण एक ऐच्छिक पहल है। यह शीर्ष प्रबंधक के विवेकानुसार किया जाता है। मतलब उसकी इच्छा है, अगर वो चाहता है कि मैं ज्यादा लोड ना लूं, मैं बांट दूं इसको कार्य को, तो बांटा जा सकता है। और कार्य की प्रगति के आधार पर अगर देखें तो अधिकार अंतरण क्या है? उच्च अधिकारियों का अधिक नियंत्रण होता है, अतः स्वविवेक निर्णय लेने की स्वतंत्रता कम ही होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है? उच्च अधिकारियों का अधिक नियंत्रण होता है इस पर, कार्य की प्रगति पर, है ना। और इसमें जो नीचे के लोग होते हैं उनपे उनकी जो भागीदारी है कम ही रहती, स्वतंत्रता कम ही होती। और अनौपचारिक में क्या है? इसमें कार्यकारी प्रबंधकों पर नियंत्रण कम होता है, अतः कार्य करने की अधिक स्वतंत्रता होती है। अब देखेंगे स्थिति। इसमें अधिकार में क्या होता है? यह ऐसी प्रक्रिया है जिसका कार्य विभाजन द्वारा अनुसरण किया जाता है। और विकेंद्रीकरण में यह शीर्ष प्रबंधकों द्वारा निर्धारित की गई नीतियों का परिणाम होता है। अब अगर क्षेत्र की बात करें तो अधिकार अंतरण में क्या है? इसका क्षेत्र सीमित होता है, क्योंकि इसकी सीमा उच्च अधिकारियों एवं उसके अधीनस्थों तक ही सीमित होती है। और अगर विकेंद्रीकरण की बात करें, इसका क्षेत्र व्यापक होता है, क्योंकि इसमें अधिकारों का अंतरण निम्नतम स्तर तक विस्तृत होता है। इसमें ज्यादा फैला हुआ होता है विकेंद्रीकरण में।
अब उद्देश्य के आधार पर करें तो इसका उपयोग प्रबंधक का भार कम करने के लिए किया जाता है, और आपका विकेंद्रीकरण में इसका उपयोग अधीनस्थों की संगठन में भूमिका में वृद्धि करने के लिए उन्हें अधिक स्वायत्तता प्रदान करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा संगठन खत्म हो चुका है। और इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका, देख लेते हैं एक मिनट, ये आपका रहेगा समाज शास्त्र। इसको अपन कल देखेंगे। ठीक है, और अभी योजनाओं का है तो वो मैं आपको थोड़ी देर बाद अब दे रही हूँ, उसको भी दे रही हूँ थोड़ी ब्रेक लेने के बाद। ठीक है, क्योंकि कंटिन्यूअस हो नहीं पा रहा है अभी, थोड़ी सी टाइमिंग की प्रॉब्लम है, इसीलिए मैंने लाइव हटा दिया था। तो हो सकता है मेरा गेटअप चेंज मिले आपको नेक्स्ट टाइम मैं जब कराऊँ तो। ठीक है, तो मैं योजना की भी दे रही हूँ, उसके साथ ही मर्ज कर दूंगी अभी। ठीक है, तो अब और नाइट में फिर अपन मिलते हैं 10 बजे। ठीक है, चलिए तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी योजनाएं। मैंने बोला था मेरा गेटअप चेंज हो जाएगा, है ना, तो क्योंकि अभी अलग अलग टाइम में हो रही है। तो अब हम करने वाले हैं योजनाएं, जहां हमने कल छोड़ी थी। कल हमने मनरेगा पर छोड़ दी थी, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं इंदिरा आवास योजना पर। ठीक है, तो प्रारंभ कब हुआ था इंदिरा आवास योजना का? इसका जो इंदिरा आवास योजना, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं IAY, ठीक है, इंदिरा आवास योजना, और इसकी स्टार्टिंग डेट है 1985 से 1986। ठीक है, 1985 से 1986 इसकी स्टार्टिंग डेट है। और के दौरान ग्रामीण भूमिहीनों की एक उपयोजना के रूप में इसको शुरू किया गया है, तथा वर्ष 1989 से शुरू हुए जवाहर रोजगार योजना की एक उपयोजना के रूप में जारी रही है। ठीक है, क्या हुआ है, 1989 से शुरू हुए, जब 1989 में जो जवाहर रोजगार योजना शुरू हुई थी ना, उसकी उपयोजना के रूप में ये जारी रही है। ठीक है, ओके। इंदिरा आवास, देखो सबसे पहले कौन सी इंदिरा आवास योजना हुई थी? 1985 से 1986 के बीच में इंदिरा आवास योजना हुई थी। फिर कौन सी योजना शुरू हुई? 1989 में जवाहर रोजगार योजना जो शुरू हुई, तो मेन वो ही रही जवाहर रोजगार योजना, और ये उपयोजना के रूप में इसमें चलती रही। ठीक है, वर्ष 1996 में जवाहर रोजगार योजना JRY से अलग कर इंदिरा आवास योजना को एक स्वतंत्र योजना बना दिया गया। ठीक है, 1996 से, फिर 1996 से क्या करा, जवाहर योजना से अलग कर दिया गया और इंदिरा आवास योजना को एक स्वतंत्र योजना बना दिया गया। ठीक है, फिर इसको अलग योजना बना दिया। उद्देश्य क्या था? मकान निर्माण के लिए अनुदान प्रदान करना। क्या करना? मकान निर्माण के लिए अनुदान प्रदान करना। ठीक है, और लक्षित समूह कौन थे? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, मुक्त बंधुआ मजदूर और गैर SC ST ग्रामीण गरीब रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्ति, इसमें कौन थे? इसके लक्षित समूह थे। विशेष देखें इसमें, 1 अप्रैल 2016 से इंदिरा आवास योजना को प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के रूप में पुनर्गठित किया गया। मतलब जो इंदिरा आवास योजना चल रही थी ना, उसका नाम चेंज करा और उसको पुनर्गठित किया। कब? 1 अप्रैल 2016 से। 1 अप्रैल 2016 से। अच्छा, आप लोगों ने एक बात नोट करी होगी कि हमारी मोस्टली जो योजना, बहुत सारी ऐसी योजना है जो 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रही है। उसके पीछे का रीज़न क्या हो जाता है? 1 अप्रैल से अपना नया सत्र माना जाता है ना हिंदू के हिसाब से, है ना, जो रहता है, तो इसलिए मोस्टली बहुत सी योजनाएं 1 अप्रैल रहती हैं। तो कभी कभी अगर ऐसा कंफ्यूजन हो ना कि ये डेट याद ना हो और ऑप्शन में 1 अप्रैल हो, तो लगा सकते हो उसमें कि ज़्यादातर योजना इस डेट में स्टार्ट होती है। जब कुछ ना मिले तो फिर ये है ना, थोड़ा सा आजमा लेना। बाकी फिर आगे देखें, अगली योजना है हमारी अच्छा, मैंने ट्रिक नहीं बताई इसकी, है ना। इंदिरा आवास योजना कब शुरू हुई थी? 1985 से 1986। तो मैंने ऐसी थोड़ी सी ट्रिक बनाई थी कि देखो, बूढ़ों के लिए, है ना, बूढ़े लोग होते हैं ना, 19 मतलब जो बुजुर्ग लोग होते हैं, उनके लिए इंदिरा गांधी खुद भी थोड़ी सी एजेड थी हैं जब वो प्रधानमंत्री बनी थी। तो उन्होंने क्या करा, 85 से 86 के जो एजेड लोग थे, वृद्ध लोग थे, उनके लिए इंदिरा आवास योजना उनने शुरू की थी। किसके लिए? 85-86 साल के जो बुजुर्ग थे उनके लिए इंदिरा आवास योजना शुरू कर दिया था। ये मैंने ट्रिक के रूप में बनाई है ताकि थोड़ा सा अपन को याद रहे। हो गया दिखाओ, पूरा करना है Z तक। ये देखो यहाँ से ये भी करना है, ABCD। हाँ, पूरा ABCD नहीं, ये पूरी स्पेलिंग्स करो उसकी। ठीक है,
तो इसका मैंने बताया था 85 से 86 यानी 85 से 86 के बुजुर्गों के लिए इंदिरा आवास योजना शुरू की गई थी। ठीक है, तो इसको ऐसे याद कर लेंगे। और 2016 से जो है इंदिरा आवास योजना को प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना कर दिया। ठीक है, तो ऐसा कर लेंगे अपन। और इसको कैसे याद करोगे 2016 वाले से? तो ऐसे याद कर लेना कि प्रधानमंत्री थे मोदी जी कब आए थे? 2014 में आए थे, है ना। 2014 में वो आए थे। तो इनने क्या करा कि थोड़ा सा बताते हैं ना, हम लोगों में एक डायलॉग होता है कि ज़्यादा 16 बताते हैं। 16 बताते हैं यानी ज़्यादा नियम बताते हैं ना, ज़्यादा 16 करते हैं, 16 बताते हैं ज़्यादा। तो कहीं ना कहीं इसका कनेक्शन किससे होता है? ज़्यादा नियम कानून बताते हैं। तो ऐसे ही मोदी जी आए 2014 में आए और थोड़े से नियम कानून बताया उनने, है ना। थोड़े से 16 बताते हो, उनने कहा कि नहीं नहीं नहीं, इंदिरा गांधी किसी के नाम की, हमारी सरकार बीजेपी की सरकार है तो मतलब कांग्रेसी सरकारों का नाम क्यों रहना चाहिए? तो उनने नाम चेंज करके, हाँ जाओ ब्रेक ले लो थोड़ा सा। ठीक है, तो फिर उनने इसका प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना इसका नाम कर दिया। ठीक है, प्रधानमंत्री अपना नाम लगा दिया, उन्हें 16 बताते हुए, नियम कानून बताते हुए कि क्यों भाई इंदिरा गांधी का क्यों ना हो, हमारा होना चाहिए इसमें, तो प्रधानमंत्री कर देंगे हम तो, है ना। तो प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना उनने इसका नाम कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम फिर ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधा की योजना। ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधा की योजना, तो इसकी जो डेट है वो है, इसको क्या बोलते हैं? देखो, प्रारंभ प्यूरा की अवधारणा डॉक्टर APJ अब्दुल, इसका पूरा मतलब शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? इसको प्योरा बोलते हैं, प्योरा, PURA, प्योरा। तो तो यहाँ पे प्यूरा दिया हुआ है, पूरा ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधा की योजना यानी प्योरा। इसका जो फुल फॉर्म अगर अपन देखें तो क्या है? प्रोविजन ऑफ अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरियाज। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। और इसका जो पूरा की अवधारणा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की पुस्तक टारगेट 3 बिलियन में चर्चित है। इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी? APJ अब्दुल कलाम ने टारगेट 3 बिलियन, इसमें इन्हें इसकी चर्चा की थी, प्योरा की। ठीक है, यह अवधारणा डॉक्टर कलाम द्वारा वर्ष 2004 में हुए 90वें राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस में प्रस्तुत की गई थी। ठीक है, कब की गई थी? यह अवधारणा डॉक्टर कलाम द्वारा वर्ष 2004 में हुए 2004 में 90वें राष्ट्रीय 90वें राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस में उन्हें प्रस्तुत की थी ये अवधारणा। ठीक है, और हाँ, और उद्देश्य क्या था? गांव एवं शहरों के मध्य के सामाजिक अंतर को कम करना। गांव और शहर के मध्य जो सामाजिक आर्थिक अंतर है इसको कम करना इसका उद्देश्य था। और विशेष प्योरा ग्रामीण विकास को प्राथमिकता देता है। प्योरा जो है किसके विकास को प्राथमिकता देता है? ग्रामीण विकास को प्राथमिकता देता है। ठीक है, और अगर इसकी बात करें इसकी अवधारणा कब प्रस्तुत की गई थी? तो 2004 में की गई थी। तो अगर अपन इससे थोड़ा सा कोरिलेट करें इसको तो ऐसे कर सकते हैं कि 4 दिन में किसी को अगर आप जैसे कोई ऑर्डर देगा तो क्या बोलेगा? 4 दिन के अंदर जो शहरों में सुविधाएं होती हैं वो आप गाँव में भी दो। इसका क्या उद्देश्य? वैसे नाम क्या है इसका? ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधा की योजना, है ना। तो क्या बोलेंगे? 4 दिन के अंदर गांव में शहरों की सुविधा देना है ना। तो 4 से अपन 2004 से इसको ऐसे याद कर लेंगे। नेक्स्ट है फिर दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। क्या है? दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का नाम है। और प्रारंभ कब हुआ था? संपूर्ण ग्रामीण भारत की निरंतर बिजली आपूर्ति प्रदान करने के लिए DDUGJY, है ना, DDUGJY यानी दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना नवंबर 2014 को शुरू की गई थी। कब की गई थी? नवंबर 2014 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रारंभ की गई थी। कब की गई थी? प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2014 में, नवंबर 2014 में इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, यह योजना वर्ष 2005 में शुरू की गई राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना का स्थान लेगी। ठीक है, मतलब 2005 में जो राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना थी उसका विलय इसमें हुआ है, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना में। और ये कब से शुरू हुई है? 2014 से शुरू हुई है। ठीक है,
नवंबर 2014 से। और इसका अपन ट्रिक कैसे लगा सकते हैं? ट्रिक देखो इसकी ऐसी है कि जो दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, तो इसको ऐसा रख सकते हैं। देखो सभी को पता है मोदी जी कब आए थे? 2014 में आए थे। तो थोड़ी सी ट्रिक लगा सकते हैं कि मोदी जी ने सत्ता में आते ही मतलब 2014 में ही मोदी जी ने सत्ता में आते ही दीनहीन लोगों की जीवन में ज्योति लाने की जो है उस पर विचार किया। ठीक है, प्रधानमंत्री ने सत्ता में आते ही दीन दुखी लोगों की जिंदगी में ज्योति भरने की सोचा। ठीक है, ऐसे अपन इसको याद करेंगे। नेक्स्ट है फिर अपनी प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, इसका जो है प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत जो है वित्तीय वर्ष 2021-22 में हुई थी। 21-22 में हुई थी और उद्देश्य था क्षेत्र आधारित विकास दृष्टिकोण को सक्षम बनाना तथा जनजाति बहुल गांवों का एकीकृत विकास करना। इस योजना के तहत प्रति गांव कितना 20 लाख रुपए तक की सीमा तक केंद्रीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। ठीक है, इस योजना के तहत प्रति गांव 20 लाख रुपए की सीमा तक केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त सांसद आदर्श ग्राम की शुरुआत 11 अक्टूबर 2014 को हुई थी। ठीक है, इसके अतिरिक्त सांसद आदर्श ग्राम, ये कौन सी है? प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम। और सांसद आदर्श ग्राम की कब हुई थी? 11 अक्टूबर 2014 में हुई थी। तो अपन दोनों की ही ट्रिक अभी लगाते हैं। देखो प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना की तो कैसे याद करेंगे? प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना कब आई थी? 21-22 में आई थी। और 2021 कौन सा समय था? जब कोविड जो है थोड़ा सा रिलैक्स हुआ था, है ना, थोड़ा सा थम गया था, है ना। 20 में तो उसने बहुत कोहराम मचाया था, हालांकि 21 में भी पर्याप्त रहा था, लेकिन ठीक है थोड़ा थोड़ा उतार पर था, है ना। तो इसको थोड़ा सा अपन ऐसे देखेंगे कि देखो जब मतलब प्रधानमंत्री ने क्या सोचा कि जहां पर कोविड के केसेस कम आए हैं उसको अपन क्या बनाते हैं? आदर्श ग्राम बना देते हैं। उन्होंने क्या सोचा? जहां पर कोविड के केसेस कम थे, आदर्श ग्राम। गांव में वैसे भी कम थे केसेस, है ना, शहर की अपेक्षा गांव में कम थे केसेस कोविड के। इम्यूनिटी अच्छी होती थी वहाँ के लोगों की, वातावरण शुद्ध रहता था, तो इस वजह से थोड़ी सी कम वहाँ पे हलचल थी। तो प्रधानमंत्री ने क्या बोला कि जिस गांव में कोविड के सबसे ज़्यादा कम केसेस होंगे ना, तो वहाँ पर उसको अपन आदर्श ग्राम बनाएंगे। तो फिर उनने कब ये कोशिश की? 2021 में उन्होंने चेक किया कि कहाँ कहाँ पे कोविड के कम केसेस थे, तो उन्होंने वहाँ को क्या बना दिया? प्रधानमंत्री ने आदर्श ग्राम उसको घोषित कर दिया। ठीक है, अब देखेंगे कि सांसद अब एक और योजना है, कौन सी? सांसद आदर्श ग्राम योजना। सांसद आदर्श ग्राम योजना, और इसको अपन कैसे याद रखेंगे कि संसद ने आदर्श ग्राम 14 में बनाया। 14 में कब बनाया? 14 में देखो मोदी थे, है ना, मोदी कब आए थे? 14 में आए थे। और जब मोदी 14 में आए थे तो सांसद भी जाहिर सी बात है तभी आए थे। सांसद ही मतलब जो होते हैं ना, जब वहाँ का चुनाव होता है आपका लोकसभा का, तो कौन रहते हैं वहाँ पे? जो आपके क्या बोलते हैं, सांसद ही रहते हैं ना। सांसद का टिकट जीतते हैं, फिर जिसके सांसद जितने ज़्यादा होते हैं वही उसी पार्टी का कौन होता है? प्रधानमंत्री बनता है ना। तो प्रधानमंत्री 2014 में आए थे, तो सांसद भी 2014 में आए थे। तो फिर जो सबसे ज़्यादा मतलब जो सांसद ने क्या करा? 14 में बनाया आदर्श ग्राम। भाई जो जिस भी सांसद का सबसे अच्छा गांव था, जब सबसे अच्छा आदर्श ग्राम था, वो उस गांव को बना दिया गया। जो सांसद सबसे अच्छा था, है ना, उसके गांव को आदर्श बना दिया। तो कब बना दिया? 2014 में, सत्ता में आते ही। ठीक है, तो ऐसा थोड़ा सा अपन इसको याद करके चलेंगे। अब आती है योजना आपकी राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, और प्रारंभ कब हुआ था? ग्रामीण गरीबी को दूर करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जून 2011 में यह योजना प्रारंभ की गई थी। यह योजना स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना का पुनर्गठित रूप है। ठीक है, फिर से देखते हैं। ग्रामीण गरीबी को दूर करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जून 2011 में यह योजना प्रारंभ की गई थी। कब की गई थी? जून 2011 में इस योजना को शुरू किया गया था। यह योजना स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना का पुनर्गठित रूप है। पहले कौन थी ये योजना? इस नाम को किस नाम से जानते थे?
स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना के नाम से इसको जानते थे, और बाद में इसको क्या कर दिया गया, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। ठीक है, उद्देश्य क्या था, ग्रामीण क्षेत्रों के गरीबों को सतत आजीविका मुहैया कराना इसका उद्देश्य था। तो सबसे पहले तो अपन इसकी ट्रिक लगा लेते हैं। ट्रिक क्या है, आजीविका है ना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। आजीविका से कैसे बनाएंगे कि आजीविका के लिए, आजीविका आपकी सही चले, इसके लिए क्या करना है, एक एक पैसा बचा के रखना है, एक एक पैसा सोच समझ के खर्च करना है, ताकि आपकी आजीविका चलती रहे। तो आजीविका के लिए एक एक पैसा बचाना है, मतलब एक एक यानी 11। तो 11 से ऐसे अपन याद कर लेंगे। ठीक है, और इसमें एक और चीज दी है कि 29 मार्च 2016 से NRLM का नाम दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कर दिया गया। NRLM नाम दिया है, का नाम जो है, एक सेकंड, हाँ, तो यहाँ पे देखो आर क्या, NRLM है ना, NRLM का जो फुल फॉर्म है वो क्या हो जाएगा, कहाँ गया NRLM, हाँ, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन का नाम दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, यानी क्या हो गया, DAY NRLM। ठीक है, NRLM के पहले DAY उन्होंने लगा दिया, दीनदयाल योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना पहले लगा दिया गया, बाद में फिर आपका वही राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है ना, राष्ट्रीय ग्रामीण नेशनल रूरल और आपका लाइवलीहुड मिशन, ये लगा दिया गया, उसके DAY लगा दिया बस आगे। और DAY NRLM ग्रामीण विकास मंत्रालय का प्रमुख कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य गरीबों विशेषकर महिलाओं के लिए मजबूत संस्थाओं का निर्माण कर उनकी गरीबी में कमी लाना, ही उसका उद्देश्य है। ठीक है, अब देखते हैं अपन दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, इसका फुल शॉर्ट फॉर्म है DDU, यानी दीनदयाल उपाध्याय और ग्रामीण कौशल योजना GKY की घोषणा पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 98वीं जयंती पर 25 सितंबर 2014 को की गई थी, 2014 को की गई थी। और योजना के तहत 15 से 35 वर्ष की आयु के युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाता है। कितने साल से कितने साल तक, 15 से 35 वर्ष की आयु के युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाता है इसमें। ठीक है, और 25 सितंबर 2014 को। तो इसकी ट्रिक ऐसी रहेगी कि अगेन वही बात है कि 2014 मोदी जी आए थे और उन्होंने आते से ही कई सारी योजनाएं शुरू की थी, तो मोस्टली तो 2014-15 के लगभग ही रहती हैं। तो इसको भी अपन ऐसे ही थोड़ा सा देख लेंगे कि हमारे जो मोदी जी हैं ने क्या करा कि दीनहीनों पर जो 25 तरह के सितम होते थे उनको दूर करने के लिए सत्ता में आते से ही यानी सत्ता में आते से ही यानी वही 2014, तो दीनहीनों पर 25 तरह के सितम होते थे और उनको दूर करने के लिए मोदी जी ने सत्ता में आते ही यानी 2014 से ही ये योजना जो है इसकी शुरू की थी। ठीक है, ग्रामीण दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, इसको शुरू किया गया। ठीक है, तो ये योजनाएं आज हम इतनी रहने देंगे। कल से हम पढ़ेंगे सामाजिक न्याय विभाग की योजनाएं। ठीक है, सामाजिक न्याय विभाग की योजनाएं हम कल से देख लेते हैं, और कल कोशिश करते हैं अपन कि ये सारी योजनाएं खत्म कर देंगे और फिर अन्य विभाग की योजनाएं देखें, नहीं जनजाति देखेंगे परसों फिर अपन। ठीक है, कल अपन न्याय विभाग की जितनी योजना है कल वो सारी खत्म कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसे चलते चलते अपनी हो जाएंगी योजनाएं फिनिश। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, इनफ। कोशिश कर लेते हैं यार, मतलब टाइम मैनेजमेंट की मेरे साथ थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, मतलब लाइव आने की, क्योंकि कई बार स्थिति ऐसी हो जाती है कि लाइव तो आना चाहते हैं लेकिन डिस्टर्बेंस इतना रहता है कि कंटिन्यूस बैठने में दिक्कत होती है। तो कभी कभी देखते हैं थोड़ा सा मैनेज करके कैसा क्या कर सकते हैं उस हिसाब से। बल्कि मैं भी लाइव में ही, पता है अच्छा लगता है, सब लोग आपस में जुड़े रहते हैं ना, तो याद मतलब पढ़ने मन लगता है अलग से। इनका मुंह बंद नहीं रहता हमारे छुटकू महाराज का, चुप नहीं रहते हैं बिल्कुल। ठीक है, तो आज की क्लास यही एंड करते हैं, मिलते हैं रात में 10 बजे। ठीक है, तो लाइव आते हैं शाम को, फिर मिलते हैं सभी से। ठीक है, बाय।